हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के कार्यपत्रक 11 को करेंगे। इसका विषय है हिंदी और इसमें जो पाठ लिया गया है वह पाठ है बाल गोविंद भगत। आप सभी जानते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि पाठ 1 बाल गोविंद भगत, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी लेखक हैं इसके, और क्षितिज भाग 2 से यह लिया गया है। तो निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें किस बारे में हमें जानना है और क्या उत्तर लिखना है। कह रहा है क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। ये पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, जिसमें कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ, इसके लेखक जो हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं और इनके द्वारा रचित यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है? शब्द चित्र, मतलब कि रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है। गद्य साहित्य हमने बताया था कि जो कहानी की तरह लिखा जाता है उसको गद्य साहित्य बोलते हैं, और जो कविता की तरह लिखा जाता है उसको हम लोग पद्य साहित्य बोलते हैं। तो यह कहानी की तरह लिखा हुआ रेखा चित्र है, गद्य साहित्य की एक विधा है। विधा मतलब तरीका, जिसमें शब्दों के माध्यम से कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। शब्दों के माध्यम से कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है और आपके सम्मुख एक जीवंत चित्र अथवा दृश्य उपस्थित होता है। कैसा चित्र? जीवंत मतलब जीवित। वो इस तरह से व्याख्या करेगा, लगेगा कि वो कोई जीवित चित्र है या फिर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उस तरह से उसका व्याख्या होता है। इसका सही उदाहरण अगर समझें तो आप लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, तो क्रिकेट की कमेंट्री में जैसे बोला जाता है और उसके रेडियो पर कमेंट्री सुनने से ऐसा लगता है कि सारे क्रिकेट को मैं देख ही रहा हूं और सारा क्रिकेट मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये रेखा चित्र भी वैसा ही होता है। ये भी एक क्रिकेट की कमेंट्री की तरह ही होता है, जिसमें कि जीवंत चित्र पाठक के साथ पढ़ने वाले के सामने एकदम लाइव प्रस्तुत किया जाता है, उसको रेखा चित्र बोलते हैं। यह दृश्य उपस्थित होता है। जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटने तक धोती पहने हुए है, घुटने तक धोती कौन पहनते थे? गोल गोल चश्मा लगाए हुए है, हाथ में लाठी, तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तो हम सभी का ध्यान चला गया, वो कौन थे? तो आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है महात्मा गांधी का। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी घुटने तक धोती पहनते थे, गोल गोल चश्मा लगाते थे, हाथ में लाठी लेते थे और तेज चलते थे। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, कोई पेड़ पौधे नहीं सिवाय कुछ कटीले झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है। आपके मन में खुद जो इमेज बनता है वो रेगिस्तान का आता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, मतलब शब्दों से चित्र बना देना। कमेंट्री, बस आप कमेंट्री सुनते हैं उसी को ध्यान रखें कि ये एक तरह की कमेंट्री है जिसे लिखा जाता है। कमेंट्री बोल के सुनाया जाता है, लेकिन रेखा चित्र को लिख के आपके मन में, आपके कल्पना में उस चित्र को बसाया जाता है और आपके सामने लाया जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वह जीवंत या साकार लगे, यानी आपको लगे कि वो घटना घट रही है, वो चल रहा है, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। इसका दूसरा पैरा है, कह रहा है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी कौन है? इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इसको हम लोग याद रखेंगे। ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है। विलक्षण व्यक्तित्व मतलब जिसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी काफ़ी आकर्षक हो, ठीक, का सजीव वर्णन किया है। सजीव मतलब वैसा वर्णन किया है जैसे लगता है कि वह जीवित कोई व्यक्ति हो, जीवित कोई आदमी हो।
उसी को सजीव वर्णन कहते हैं। इसके पढ़ने से हमें ऐसा लगे कि वो कोई पात्र है, कोई जीवित व्यक्ति है, उसको सजीव वर्णन कहते हैं। जो मानवीयता, मानवीयता मतलब ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी कूट कूट के भरी हो। लोक संस्कृति मतलब हमारे सभ्यता संस्कृति में जो बातें होती है उसको। सामूहिक चेतना मतलब सबके बारे में सोचने वाला, सामूहिक चेतना मतलब सबके बारे में जो सोचता हो का प्रतीक है, मतलब कि वो एक सामाजिक व्यक्ति है, वो एक आदरणीय व्यक्ति है। कह रहे हैं कि वे गृहस्थ हैं। गृहस्थ का मतलब ये होता है जो अपने परिवार में रहता है, जिसकी पत्नी हो, बाल बच्चे हों, जिसका अपना एक परिवार हो, उसे गृहस्थ कहते हैं, और वैसे जीवन को गृहस्थ जीवन कहा जाता है। किसान है मतलब वो खेती करते हैं। सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं। सन्यासी का मतलब वो होता है जिसको कि संसार के किसी वस्तु से कुछ लेना देना नहीं हो, लेकिन वो सन्यासी नहीं हैं, फिर भी वो सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान हैं। उनको छल कपट से कोई मतलब नहीं है, लोभ, लालच और स्वार्थ से भी कोई मतलब नहीं है। सामाजिक रूढ़ियों मतलब समाज की परंपराएं, कुरीतियाँ वैसी रीतियाँ जो अच्छी नहीं हैं, आडंबर मतलब दिखावा, और पाखंड मतलब घमंड पर प्रहार करते हैं। मतलब इस रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने जो विलक्षण व्यक्तित्व के चित्रण किया है, वो चित्रण ऐसा है कि वो सामाजिक रूढ़ियों पर, कुरीतियों पर, आडंबर पर, दिखावे पर और पाखंड पर प्रहार करता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये छोटा सा भाग हुआ, और इस अब देखते हैं कि इसके प्रश्न क्या कहते हैं। तो रेखा चित्र किसे कहा जाता है, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है, और तीसरा है दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। गतिविधि, इसमें एक क्रियाकलाप है, गतिविधि है। करा अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो मैंने इसके लिए आपके प्रश्नों के उत्तर तैयार करके रखे हैं, वो देखिए। पहला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहा जाता है। शब्दों के माध्यम से, उत्तर, इसका उत्तर है शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार लगने लगे, उसे रेखा चित्र या शब्दचित्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। तो उत्तर है इसका, रेखा चित्र की विशेषता उसकी चित्रात्मकता है, मतलब चित्र का अंकन है। इसमें शब्दों को इस प्रकार चुन चुन कर रखा जाता है कि चित्रित विषय की तस्वीर पढ़ने वाले के सामने उपस्थित हो जाती है, वो जीवंत लगने लगता है, यही इसकी विशेषता है। और प्रश्न 3 है, दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत एक सच्चे हृदय वाले गृहस्थ किसान हैं, गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी हैं, वे लोभ, लालच और स्वार्थ से परे इंसान हैं। तो इस तरह आपका ये कार्यपत्रक 11 जो है वो समाप्त होता है, और इसी तरह आपके सारे वर्कशीट इस चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।